नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। आज आपकी आवाज में बात होगी मालेगांव ब्लास्ट को लेकर के। आखिरकार 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला सामने आ गया है और सभी 7 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए हैं। जी हां, लंबे समय तक इस मामले में ट्रायल चलते रहे। साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों की यहां पर यातनाएं भी दी जाती है और लगातार इसको लेकर के अब फैसला जो है वो सामने आया है। इसी के साथ इस फैसले के बाद तमाम विपक्षी लगातार जो मुद्दा उठाते थे उसमें भी एक नैरेटिव जो है उसको खत्म होते हुए नजर आया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, लेकिन फाइनली एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और मालेगांव ब्लास्ट में ऐसा कोई सबूत एनआईए को नहीं मिल पाया है या एनआईए नहीं पेश कर सकी है जिसके आधार पर उन्हें दोषी करार दिया जा सके। ऐसे में सवाल उठता है कि तब की सरकारों ने मालेगांव ब्लास्ट का गलत नैरेटिव गढ़ा था। आप भी दीजिए इस मुद्दे पर अपनी राय, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध था। हर हर महादेव। साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए ब्लास्ट केस में आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। 17 साल बाद ही सही कोर्ट का फैसला आ गया। एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। सबसे पहले उन आरोपियों के बारे में जान लीजिए जो लगातार अपनी बेगुनाही की दुहाई देते रहे, लेकिन उन पर केस चलता रहा, यातनाएं मिलती रहीं। प्रज्ञा ठाकुर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर द्विवेदी, इन 7 आरोपियों को कोर्ट ने आरोपों से मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफी अंतर है और अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल में था। आरडीएक्स और बम का सबूत साबित नहीं मिला। बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, यह भी साबित नहीं हुआ। ब्लास्ट से पहले बैठक हुई, यह भी साबित नहीं हो पाया। आरडीएक्स कर्नल पुरोहित लाए, यह साबित नहीं हुआ। ब्लास्ट में शामिल बाइक पर चेसिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। स्पॉट पंचनामा से कुछ भी सामने नहीं आया। यूएपीए लागू नहीं होता, यह मामला बनता ही नहीं। सजा के लिए पक्के सबूत चाहिए होते हैं। अदालत सबूतों पर भरोसा करने में असमर्थ है। आपको बता दें कि बीते दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में साफ तौर पर कहा था कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। मान्यवर, इनके चिदंबरम जी के कार्यकाल में ही अफजल गुरी की फांसी जब तक वो गृह मंत्री नहीं गए नहीं हुई। मान्यवर, बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर, ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। हारे तो ना। वहीं मालेगांव ब्लास्ट में फैसला आने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आतंकवाद भगवा न कभी था, न है, न कभी रहेगा। लगातार इस मामले में देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नैरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया। आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर
ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक विस्फोट हुआ जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। उस वक्त केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तभी से भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी जाने लगी। लेकिन अब जब 17 साल बाद फैसला आया तो कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यानी जो लोग अपने सियासी लाभ के लिए हिंदू या फिर भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ रहे थे, कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तभी तो बारी बारी से कोर्ट में एटीएस और एनआईए ने जितने भी सबूत पेश किए हैं सब घराशायी हो गए हैं। ऐसे में आज का मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के तमाम सवाल भी हैं। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, फिर किसने भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी? ये तमाम सवाल जो हैं वो लगातार पूछे जा रहे हैं। क्या मालेगांव पर भगवा आतंकवाद की थ्योरी ध्वस्त हो गई है? क्या भगवा आतंकवाद का नैरेटिव फेल हो गया है? एनआईए कोर्ट के फैसले पर विपक्ष की खामोशी के क्या है मायने? आखिर मालेगांव ब्लास्ट का गुनहगार कौन है? तो ये तमाम सवाल जो हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। लेकिन मालेगांव ब्लास्ट की अगर बात करें तो उसको लेकर के कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है और जितने भी आरोपी यहां पर बनाए गए थे उन सबको कोर्ट की ओर से बरी कर दिया गया है। कोई सबूत यहां पर सामने नहीं आ पाए हैं। और सबसे बड़ा नाम आपकी स्क्रीन पर साध्वी प्रज्ञा, जो भोपाल से बीजेपी की सांसद रही हैं, उनको लेकर के तमाम सवाल जो है वो उठाए जा रहे थे, लेकिन अब कोर्ट की ओर से भी उन्हें बरी कर दिया गया। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी देवांश हमारे साथ मौजूद हैं। देवांश, मालेगांव ब्लास्ट को लेकर के ये बड़ा फैसला सामने आया है। एक जो विपक्ष की ओर से या बात करें उस टाइम सरकार में रही कांग्रेस की ओर से हिंदू आतंकवाद को लेकर के एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, वो फेल हो गया है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। जो बिल्कुल आयुष, देखिए यहाँ पर अगर मालेगांव ब्लास्ट की बात कर लें तो जिस तरीके से एनआईए कोर्ट ने आज 7 आरोपियों को बरी कर दिया, उसके बाद राजनीति जो है वो नया मोड़ लेते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पे बात कर लें 2008 की, तो 2008 में जिस तरीके से आतंकवादी हमले हो रहे थे उस वक्त किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही थी, जिसके चलते यहाँ पे आतंकवादी हमले भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिले थे। लेकिन अगर हम बात कर लें अभी की, तो लगातार जिस तरीके से आतंकवादी हमलों का जो मुंहतोड़ जवाब भारत ने देना शुरू कर दिया है, उसी तरीके से यहाँ पे रणनीतिक जवाब भी अब यहाँ पे सरकार जो है वो विपक्ष को देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि उन 7 आरोपी की जिनके ऊपर आरोप लगा था मालेगांव ब्लास्ट के, जिसमें से 6 मासूमों की जान चली गई थी और 100 से अधिक लोग इस ब्लास्ट में घायल हो गए थे। लेकिन आज एनआईए की कोर्ट ने 17 साल के बाद 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। न सिर्फ बाइज्जत बरी कर दिया बल्कि यूएपीए आर्म्स एक्ट जो भी चार्ज उनके ऊपर लगाए गए थे उनसे भी उनको बरी कर दिए गए थे। देवांश, इसको लेकर के तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। गृह मंत्री का बयान सामने आया है, इसके साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी इसको लेकर के बयान सामने आया है। लगातार इसको लेकर के सियासी बयानबाजियां भी सामने आ रही है। देवांश जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सियासी बयानबाजी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और जिस तरीके से सरकार विपक्ष के ऊपर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है, उसी तरीके से विपक्ष भी सरकार को सवालों में घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे बात कर ली जाए साध्वी ठाकुर की, तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से उन्होंने भी बोला कि उनकी पूरी जिंदगी यहाँ पे बर्बाद कर दी गई, कुछ बेबुनियाद और झूठे इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया, उनका नाम जो है वो आतंकवादी घटनाओं से जोड़ा गया, जिसके चलते उनका जो पूरा जीवन है, जो जीवन के महत्वपूर्ण 17 साल है वो उनके उसी में निकल कर चले गए। लेकिन अगर यहाँ पे बात करी जाए एनआईए कोर्ट की, तो आज एनआईए कोर्ट ने जिस तरीके से 17 साल के बाद इन 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया, तो उसके बाद कई तरीके के सवाल भी यहाँ पर खड़े होते हैं कि अगर ये वो 7 लोग हैं जो बाइज्जत बरी हो गए, तो आखिर वो कौन से चेहरे थे जिनके पीछे ये मालेगांव का जो हादसा है वो हुआ, जिसमें 6 मासूमों की जान गई, 100 से अधिक लोग उसमें घायल हुए थे। इसी के साथ यहाँ पर देवांश, कोर्ट की ओर से ये बात भी कही गई है कि कोई सबूत पुख्ता तौर पर नहीं मिले हैं। मतलब क्या ये पूरा की पूरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा था? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर बात कर ली जाए कोर्ट की, तो कोर्ट ने साफ तौर पर स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी एंगल
बाइक थी जो कि माधवी लता के नाम पे जो कि रजिस्टर्ड थी, उसमें भी किसी तरीके से उनका नाम सामने निकल करके नहीं आया। हम उस बाइक के अंदर रखा था, ये भी प्रूफ पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो तमाम तरीके के जो सबूत है जिनको कोर्ट अगर लिंक करते हुए देख रही है, तो उसके बाद किसी भी तरीके का सवाल यहाँ पे अब खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम बात करने से पहले की तो महाराष्ट्र एजेंट उस केस को हैंडल कर रही थी, 2008 के बाद उस NIA को सौंप दिया गया था और 17 साल के बाद अभी फैसला निकल करके आया है जिसमें 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो जो राजनीति है वो अब नया मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है। सरकार और विपक्ष के बीच में तीखी बयानबाजी भी हमें देखने को मिल रही है। आतंकवाद को लेकर के बयानबाजियां जो है वो हमें लगातार देखने को मिल रही है। किसी के साथ बात कर ले कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से यहाँ पे विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सरकार हर सवाल का जवाब बखूबी देने में सामने आ रही थी, तो उसी तरीके से अब यहाँ पर जो विपक्ष है वो सरकार को मालेगांव ब्लास्ट में घेरने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात कर लें 2008 की, तो उस वक्त जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार थी, जो आज भी अगर देखा जाए तो जो बयान सामने निकल के आ रहे हैं कि जो भगवा रंग है उसको आतंकवाद के रंग से जोड़ने का जो प्रयास है वो किया जा रहा था, वो प्रयास किस तरीके से अब विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी देवांश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ राजपुरोहित मधुर जी जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। मधुर जी, जिस तरीके से ये पूरा के पूरा मामला जो है ये सालों साल कोर्ट में चला है, भगवा आतंकवाद को लेकर के कांग्रेस की उस समय की सरकारें जो है वो लगातार सवाल उठाती आई है। अब कोर्ट का यह फैसला आया है और इस पूरे फैसले पर आपकी राय? जैसा कि अभी 2008 की घटना और उसमें कोर्ट का एक बहुत बड़ा निर्णय आया है। सबसे पहली बात यह कि भगवा रंग को आतंकवाद बताने वाले लोग और बहुत ही ऐसी कुत्सित मानसिकता, कुंठित मानसिकता रखने वाले लोग जो बार बार सनातन पर कुठाराघात करते हैं, उनके लिए एक उदाहरण है। साध्वी प्रज्ञा जी का जीवन कहीं न कहीं संघर्षों में एक गुजर गया और ये अपने आप में सबसे निंदनीय रहा कि जो उन्होंने अपने जीवन में झेला, जो के हित में, जो देश के हित में, जो सनातन के हित में कार्य कर रहा हो, ऐसा व्यक्तित्व उसको ऐसे इल्जामों में फंसा करके किसी पार्टी विशेष के लोग उनके पीछे लग जाएं और नाना प्रकार के अपवादों में फंसा दें तो पूर्ण रहा। लेकिन आज एक विजय की परिस्थिति है, एक सनातन की विजय की परिस्थिति है और मुझे लगता है कि साध्वी प्रज्ञा जी के जीवन में एक आया हुआ जो प्रकार के अराजक तत्वों के द्वारा इस प्रकार से लगाया गया था, उस पर बहुत बड़ी जीत प्राप्त हुई है। लेकिन राजनीतिक मानसिकता के शिकार लोग इसको जो भगवा आतंकवाद, जिन्होंने इसको रूप, एक रंग, एक ऐसा नाम दिया, मुझे लगता है कि सनातन की परंपरा सदियों से चली आ रही है और भगवा रंग से कोई दूर नहीं भाग सकता है। वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ समुदाय का हो। प्रातः काल सूर्य की किरण भी अगर निकलती है तो पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में वो भगवा रंग ही प्रसारित करती है और उसके बाद सभी जीव, सभी मनुष्य अपने कार्यों की तरफ प्रगति पर आगे बढ़ते हैं, यानी तब हमारा जाकर के सवेरा होता है, सुबह होता है। भगवा रंग एक सनातन का रंग है और भगवा को आतंकवाद कहना इस भारत की नहीं, आप संपूर्ण विश्व में सनातनियों की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में इसको सुनने योग्य होगी। मुझे लगता है कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही की हम खुद मांग करते हैं ऐसे नेताओं पर, ऐसे लोगों पर जो ऐसी कुंठित मानसिकता रखते हैं और साथ ही साथ साधु संतों को जो बार बार टारगेट करने की परिस्थितियां बन रही हैं या फिर कह लें किसी न किसी अपवाद या विवाद का कारक बना दे रहे हैं लोग। साधु संत सदैव जीवन के मार्गदर्शक रहे हैं, प्रदर्शक रहे हैं, वो आपके जीवन को एक सही दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं। कोई व्यक्ति संत का परिधान इसलिए धारण करता है कि वह सनातन की, वह राष्ट्र की परंपरा को गौरव गाथा की तरह आगे लेकर के जाए और सनातन संस्कृति की रक्षा करते हुए वह देश में एक सौहार्द, एक प्रेम, एक समरसता की भावना को आगे बढ़ाए। वो भगवा आतंकवाद नहीं हो सकता है। आतंकवाद कोई एक मजहब है, कोई एक पंथ है जो नाना प्रकार के बच्चियों के साथ, गायों के साथ, वेदों के साथ, मठ मंदिरों के साथ पहले उसने तमाम प्रकार से आक्रांताओं द्वारा वो बहुत ज्यादा कुत्सित हुआ। तो आजकल जो आतंक है वो आतंक की तमाम चीजें एक ही व्यक्ति विशेष, एक ही धर्म उसमें आतंक में निकल करके आ रहा है। तो ये आप नहीं कह सकते कि भगवा आतंक है। जी मधुर जी, आपने अपनी बात रखी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे कॉलर अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से मालेगांव ब्लास्ट को लेकर के फैसला आया है और तमाम आरोपियों को इस केस से बरी कर दिया गया है, जो उस समय की सरकार थी उनके द्वारा एक हिंदू आतंकवाद को लेकर के नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, और अब ये फैसला, इसे आप कैसे देख रहे हैं, आपकी राय? जी, सबसे पहले तो ये कोर्ट का फैसला है, तो कोर्ट के फैसले पे हमें सवाल उठाने का कोई हक नहीं बनता। और अगर जो लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं कि NIA कोर्ट ने ये गलत फैसला दिया, तो उन्हें सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए, क्योंकि NIA कोर्ट से ऊपर भी एक सुप्रीम कोर्ट है जहां उन्हें जाना चाहिए। और रही बात ये जो भगवा आतंक या हिंदू आतंकवाद का ये जो बयान दे रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर मतलब इन्होंने कितने ऐसे हिंदू देखे हैं जो कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं।
और आतंकवाद का रंग से या धर्म से क्या लेना देना। अगर ये हिंदू आतंकवाद कहते हैं तो फिर क्या ये जो अभी पहलगाम में जो घटनाएं हुई है या इससे पहले जो आतंकी घटनाएं हुई है उसमें इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि इस्लामी आतंकवाद है या हरा आतंकवाद है, जैसा कि ये रंग से जोड़ रहे हैं भगवा आतंकवाद। तो यही जानना चाहते हैं कि आखिर कौन से हिंदू की कितनी आतंकी घटनाओं में इन्होंने हिंदुओं को देख लिया है सम्मिलित। जी अभिषेक जी, आपने अपनी राय रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार यहां पर तमाम हमारे दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं और मधुर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मधुर जी, यहां पर हमारे दर्शक अभिषेक की ओर से आपने पहलगाम का जिक्र सुना। पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मार दी गई, लेकिन पहलगाम में जब उन्हें इस्लामिक आतंकवादी कहा जा रहा था तो इस पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन उस समय की अगर बात करें तो उस समय हिंदू आतंकवाद जो है वो ट्रेंड कर रहा था। लगातार तमाम सियासी नेता जो है वो इसको लेकर के बयानबाजियां देते हुए नजर आते थे। ये दोहरापन क्यों, ये दोहरा रवैया क्यों सर? ये देश का दुर्भाग्य है। राजनीति एक ऐसा स्तंभ है जो देश में राजनीति कहीं न कहीं एक रूपरेखा तय करती है, लेकिन देश में जो परिस्थितियां हैं, जो सनातन को लेकर के तमाम प्रकार की बयानबाजियां लोगों की चल रही हैं और एक ऐसी ओछी मानसिकता, मतलब वो अपने आप को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी एक वर्ग को, किसी एक ऐसे पंथ को, किसी एक ऐसे समुदाय को साधना चाहते हैं जहां उनकी व्यक्तिगत ही, उनकी ना तो पत्नी सुरक्षित है ना बहन बेटी सुरक्षित है, उस पर भी कमेंटबाजी हो जा रही है। फिर भी ये पार्टी के ऐसे लोग, इनकी घटिया मानसिकता, इनकी विचारधाराएं फिर भी नहीं जग रही हैं। आप समझो कि पहलगांव में जो माताओं बहनों के साथ उनके जीवन का सुहाग उजाड़ दिया गया, वो कहीं ना कहीं कितना एक अलग संदेश गया समाज में, एक ऐसा डर बन गया कि लोग पहलगांव जाना पसंद ही नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थितियां सामाजिक रूप से जो अराजकताएं जन्म दे रही हैं, वो केवल एक वर्ग विशेष, केवल एक धर्म विशेष, और वो धर्म नहीं है, वो एक विचारधारा है, एक पनपी हुई विचारधारा है। जो विचारधारा कुछ समय पहले सन 1947 के अंतर्गत भारत जब आजाद हुआ, दूसरे देशों का निर्माण करके उन विचारधाराओं के लिए अलग पनाह दे दी गई, लेकिन उसके बाद भी भारत जैसे ऐसे, भारत माँ की गोद में आंचल में रह करके ऐसे कुत्सित मानसिकता वाले लोग, ऐसे कुंठित मानसिकता वाले लोग अगर पल बढ़ रहे हैं तो यह दुर्भाग्य है देश का। मुझे लगता है राजनीतिक लोगों को एकजुट होकर के, एक मत होकर के इन विचारधाराओं का खंडन करते हुए हिंदू राष्ट्र और सनातन की गरिमा को बचा करके रखना चाहिए। जब तुम अपना धर्म नहीं बचा सकते हो, उसे बार बार बदनाम करने वाले लोगों को पनाह दे रहे हो, तो तुम क्या कर सकते हो जीवन में? तुम राजनीति करके अपना पेट पाल सकते हो, अपना परिवार भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, यहाँ तक कि बहन बेटियां, घर की बहू की इज्जत पर आंच आ रही है। ऐसे ऐसे नाना प्रकार के टोपी धारक लोग जो नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं, समाज में उपहास का पात्र बन रहे हैं, उसके बाद भी ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। राजनीतिक लोगों को मैं एक शिक्षा यही देना चाहता हूं कि जब धर्म रहेगा तो तुम स्वयं रहोगे, तुम्हारी राजनीति भी रहेगी। जब धर्म से तुम विमुख होते चले जाओगे, कुछ चंद राजनीतिक के लिए और कुछ सोशल बयानबाजियों के चक्कर में अपने आप की टीआरपी को मजबूत करने के लिए, तो ये बहुत दिन का लंबा खेला नहीं है। कुछ समय बाद परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी तो हम लोगों को ही नुकसान होगा। भगवा सदैव सबकी सुरक्षा किया, सबके जीवन में सुरक्षा लाने का, सुरक्षा रखने का काम करता है, कन्याओं का पूजन करता है, स्त्रियों को, बहन बेटियों को सम्मानित करता है। जी मधुर जी, ये सनातन के रिवाज है और इसमें स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, लेकिन क्या मालेगांव पर भगवा आतंकवाद की थ्योरी जो गढ़ी गई थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है इस फैसले के बाद? मालेगांव, देखिए उस समय तो मैं बहुत छोटा रहा होऊंगा, लेकिन मैं जिस घटना को पूर्ण रूपेण हमने सुना, समझा और जो लंबे समय से मैं देखता हूं इस विषय पर, जिस प्रकार से साध्वी जी को फंसाया गया था, वह एक बहुत बड़ी, उनके साथ एक नैरेटिव सेट किया गया। और उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस ने भगवा को आतंकवाद सिद्ध करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। कुछ उसमें वर्ग विशेष, व्यक्ति विशेष नेताओं का भी नाम निकल करके आता है। अब उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है। कोर्ट अपना आदेश जो जारी किया है, मुझे लगता है कि लोगों को यह समझना होगा कि साधु संतों को बदनाम करने से पहले उनकी रूपरेखा, उनकी मानसिकता, उनकी बनाई गई विचारधारा, समाज के लिए क्या कार्य कर रहे हैं, उस पर आप कोई लगाम मत लगाइए, क्योंकि समाज में सनातन की दिशा को तय करने वाले साधु संत ही बचे हुए हैं। बाकी लोग तो नौकरी करके पेट अपना भर रहे हैं, राजनीति करके अपना पेट भर रहे हैं। तो ऐसे संत महात्माओं को जीवन जो अपना नहीं जी रहे हैं, वो लोगों के लिए जी रहे हैं, देश के लिए जी रहे हैं, देश प्रेम के लिए जी रहे हैं। ऐसी साध्वी जी ये नाना प्रकार के लांछनों से मुक्त हुई है। मैं कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं इस विषय पर। लेकिन ऐसी ओछी मानसिकता वाले लोगों के लिए ये कहीं न कहीं बहुत ही घृणित और बहुत ही घटिया, निंदनीय व्यवहार है। ऐसे लोग दोबारा अपनी मान पर या किसी भी साधु संत महात्मा पर टिप्पणी करने से बचें। जी मधुर जी, आपने अपनी बात रखी और आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर मालेगांव केस को लेकर के बड़ा फैसला सामने आया है और उसी को लेकर के आपने देश भर की आवाजें सुनी कि इस मामले को लेकर के देश क्या सोचता है। फिलहाल आपकी आवाज में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।
नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या विशेष और आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे क्या? आप उसको गौर से जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं? चैलेंज कर रहे प्रधानमंत्री कांग्रेस को। ध्यान भटकाने के लिए ही इस